हाय एवरीवन, मैं नवीन पाठक और मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं ट्रायल बैलेंस के एक नए लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हमने आपको ट्रायल बैलेंस में बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था। एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस है क्या, ठीक है, वो बनता कैसे है, उस पर हमने जो है एक छोटा सा, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रखा है। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं, आप जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं, न्यूमेरिकल ऑन ट्रायल बैलेंस। आज हम बात करेंगे कुछ और अच्छे किस्म के जो है क्वेश्चन के ऊपर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर, जिसमें कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिसकी मीनिंग या जिसका डेफिनेशन जो है आपको समझ में आना चाहिए, जिससे आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ मिस्टर अख्तर एज ऑन 30/12/2010, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें जो है ये जो कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है मिस्टर अख्तर के हिसाब से हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है। कह रहा है कि कैपिटल उन्होंने जो यूज किया है वो है 4,20,000 का, ठीक है। उसके बाद से कैश इन हैंड है 25,000, बिल्डिंग 1,50,000, कैश एट बैंक 84,700, मशीनरी 60,000, सन्ड्री क्रेडिटर 68,000, फर्नीचर 11,000, रेंट 48,000, कार 68,000, ओपनिंग स्टॉक 86,000, कमीशन 1,400, रेट एंड टैक्सेस 2,600, परचेज 9,400, बैड डेट्स 3,200, सेल्स 1,96,000, इंश्योरेंस 2,400, जनरल एक्सपेंस 800, सन्ड्री डेप्टर्स 16,200, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 7,300, सैलरीज 94,000, क्लोजिंग स्टॉक 12,000, अनअर्न्ड रेवेन्यू 60,000, इंटरेस्ट रिसिव्ड 5,000। तो ये लंबा चौड़ा इंफॉर्मेशन दे रखा है। इसके हिसाब से हमको क्या करना है, अपना ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, डेट, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। यानी कि जिसका डेबिट बैलेंस होगा डेबिट साइड में, जिसका क्रेडिट बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में याद रखने का तरीका बताया था कि LIC, ठीक है, ये हमारा जाएगा क्रेडिट में और DEA ये हमारा जाएगा एसेट में, सॉरी डेबिट में, ठीक है, ठीक है। तो LIC का मतलब क्या है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट, इन सबके क्रेडिट बैलेंस होते हैं तो इन्हें क्रेडिट में, ठीक है। ड्राइंग्स, एक्सपेंस एंड एसेट ये सारा डेबिट में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का जो है अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई डेट वगैरह तो दे नहीं रखा है, इन सब की कोई डेट नहीं है, सीरियल नंबर है तो हम सीरियल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर डेट नहीं दिया है तो क्या लिख लेंगे, सीरियल नंबर, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, कैपिटल, तो लिखेंगे क्या, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल क्या है भाई, कैपिटल कहां आता है, LIC, ठीक है, क्रेडिट साइड में। तो कैपिटल को उठा के कहां पे पुट कर देंगे, क्रेडिट साइड में कितना है, 4,20,000, ठीक है। सेकंड हमसे कह रहा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब एसेट है, ठीक है। एसेट कहां आता है, डेबिट साइड, तो कैश इन हैंड हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट होता है, कितना, 25,000, सो 25,000। थर्ड एंट्री क्या कह रहा है, देखिए थर्ड कह रहा है कि बिल्डिंग्स, बिल्डिंग भी हमारी एसेट है तो बिल्डिंग को भी हम क्या करेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और ये इसका एसेट हमारा क्या होता है, डेबिट, तो बिल्डिंग है हमारा 1,15,000 का, तो 1,15,000। फोर्थ नंबर देखिए कैश एट बैंक। कैश एट बैंक भी हमारा एसेट होगा, ठीक है। तो कैश एट बैंक हमारा एसेट है, एसेट विल बी डेबिट, तो इसको भी हम कहां लिख देंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी भी हमारी डेबिट होगी, सो मशीनरी भी हमारा एसेट है तो एसेट डेबिट 60,000, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखिए सीधा सीधा दिया है क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या है कि आप ऐसे समझे, क्रेडिटर्स, तो क्या क्रेडिटर्स ऑलवेज विल बी क्रेडिट, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्या करेंगे,
क्रेडिट कर देंगे। जहां भी आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स या सन्ड्री डेप्टर्स दिखता है, तो अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिट साइड में, ठीक है, और डेप्टर है तो डेबिट साइड में। 68,000 68,000, ठीक है। 7 देखिए फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारा एसेट होता है और एसेट डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो डेबिट, फर्नीचर डेबिट 11,000, ठीक है। उसके बाद से रेंट, अगर देखो रेंट के सामने कुछ भी नहीं दिया है, रिसिप्ट वगैरह नहीं लिखा है, तो हमेशा हम पेड मानेंगे, चाहे सैलरी हो, रेंट हो, कमीशन हो, इन सब के सामने अगर रिसिप्ट दिया है तभी उसे रिसिप्ट मानेंगे, नहीं तो अन्यथा एनी किसी भी टाइप के सिचुएशन में, ठीक है, रेंट दे दिया, केवल सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया, तो इनको सबको हम क्या मानते हैं, पेड, ठीक है। तो रेंट हमने पेड किया, रेंट पेड हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस को हम कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में, तो रेंट हमारा कहां आ जाएगा, डेबिट, 48,000 48,000। 9 हमारा कार, कार हमारा एसेट है, कार एसेट है, एसेट डेबिट साइड में, सो डेबिट साइड 68,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी हमारा एसेट होगा, तो ओपनिंग स्टॉक भी हमारा कहां आ जाएगा, डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, कितना है 86,000, सो 86,000, ठीक है। उसके बाद से कमीशन, तो कमीशन क्या, अगर रिसिप्ट नहीं है तो पेड ही मानेंगे, तो कमीशन को क्या लिखेंगे, एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा कहां जाएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। तो कितना है 1400 1400, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है, ये भी कुछ रिसीव वगैरह नहीं लिखा है तो पेड ही मानते हैं, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में, रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है। 2600 2600, ठीक है। 13 परचेज, परचेज हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट साइड में, तो परचेज को डेबिट साइड में 94,000, ठीक है। क्लियर है, चलिए भाई 94,000, ठीक, चलिए 9400, ठीक है। आगे देखो, बैड डेब्ट्स 14, बैड डेब्ट्स, अभी ये नया टर्म है, देखिए इसे समझना पड़ेगा। बैड डेब्ट्स होता क्या है, समझिए, ठीक है। मान लो आपने किसी को उधार दे दिया था या किसी को सामान बेचा, ठीक है, ठीक, या तो वो क्रेडिट पे बेचा था, अब ऐसा हुआ कि वो पैसा नहीं मिला, ठीक है, पैसा नहीं मिला, तो ऐसी कंडीशन में आपने किसी को पैसा दे रखा था वो नहीं मिला, आपने किसी को लोन दे रखा था वो नहीं, बैड डेब्ट्स कहते हैं, डूबत ऋण, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स को हम क्या, बैड डेब्ट्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपेंस, तो इसको हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में 3200, सॉरी। उसके बाद से सेल्स, सेल हमारा क्या है, इनकम है, इनकम हमारा कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड में, सेल्स, ठीक है। क्रेडिट में 1,96,000, ठीक है, चलिए। उसके बाद है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का कुछ कह नहीं रहा है तो हम इसे रिसिप्ट मानेंगे या पेड, पेड मानेंगे, ठीक है। तो इंश्योरेंस पेड, ठीक है, कितना 2400 डेबिट साइड में, डेबिट साइड में, ठीक है। जनरल एक्सपेंस, तो सीधा सीधा दिया एक्सपेंस, तो एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है, जनरल एक्सपेंस मतलब सामान्य खर्चे, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको हम कहते हैं जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस कितने का है, 800, ठीक है। पेन खरीदा, कॉपी खरीदा, रजिस्टर खरीद लिया, ग्लू खरीद के लाए, ये जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है सन्ड्री डेप्टर्स, तो सन्ड्री डेप्टर्स डेबिट होगा, सन्ड्री डेप्टर्स, ठीक है। सन्ड्री डेप्टर्स 16,200, ठीक है। उसके बाद से क्या, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखो बच्चा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का अर्थ क्या है, ठीक है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट होता क्या है, समझो कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट का अर्थ है कि ये जो बनाया जाता है ना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये बनाया जाता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पे, किस पे, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पे। इस कॉन्सेप्ट का कहना क्या है कि इस कॉन्सेप्ट का कहना है कि हमें किसी भी प्रकार के जो लॉसेस होने वाले हैं,
ठीक है, हो सकते हैं, उन सबको भी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है जिससे हमें एक्चुअल प्रॉफिट का पता चल सके। तो अगर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कॉन्ट्रा एसेट की तरह लेते हैं। अगर ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसकी पहले ही एडजस्टमेंट एंट्री पास की जा चुकी है और ये जो है फाइनल का बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो किधर क्रेडिट साइड में उठा के रख दो 7300। ठीक है, बात समझ में आई। सैलरीज क्या है भाई, सैलरी जो है हम हमेशा पेड मानते हैं, तो पेड मानेंगे 94,000। ठीक है, देखो क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या होता है, ओपनिंग होता है, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, छोड़ दो। ठीक है, 21 अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है, रेवेन्यू विच इज नॉट ऑकर्ड इज कॉल्ड अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी कि ऐसा रेवेन्यू जो अब तक हमें मिला नहीं है उसे हम कहते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। और अनअर्न्ड रेवेन्यू को हम लिखते हैं जो है, ठीक है, अनअर्न्ड रेवेन्यू आपका लिखा जाएगा जो है क्रेडिट साइड में। ठीक है, यानी कि मिला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट साइड में, कितना है भाई, अनअर्न्ड रेवेन्यू 16,000, सो 16,000। उसके बाद से है इंटरेस्ट रिसिव्ड हमारा हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसिव्ड मिला है तो ये भी क्रेडिट 1000 साइड में, 5,000। तो ये हो गया बच्चा लोग आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट है, अब दोनों साइड जोड़ लो, दोनों साइड ऐड कर लीजिए, हमारा इक्वल आ जाएगा। तो देखो इसमें दो तीन चीजें आपको बहुत नया लगा होगा। ठीक है, एक तो अनअर्न्ड रेवेन्यू, दूसरा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, आप अगर नोट करना चाहते हैं कि क्या होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट तो नोट कर सकते हो। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, is created on conservatism concept। ठीक है, it means conservatism concept assume that all anticipated losses should be recorded in books of account to know the true profitability ठीक है, तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या है, ये बनता किस पे है, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी प्रकार के वे लॉसेस या एंटिसिपेटेड लॉसेस जो हो सकते हैं इन फ्यूचर, हमें नहीं पता होगा कि नहीं होगा, इन फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, उन सभी लॉसेस को भी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए, जिसे हमें सच में जो एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है, रियल प्रॉफिट है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ नो द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इसे हम जान सके। और आप हमेशा याद रखिए कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर आपको ट्रायल बैलेंस में शोन हो रहा है तो इसका मतलब है, ठीक है,
कि इसका एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली जा चुकी है और इसको जो है हम बैलेंस शीट में किधर, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पे हम क्या, इसको क्रेडिट साइड में लिख रखा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको बाकी सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, घर पे पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक्स या फिर कह लीजिए अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, घर पे पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को धन्यवाद।